अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, तो बीच में नमाज ब्रेक होगा। नमाज ब्रेक हमारा जो है ओवर होने के बाद दोबारा रिजॉइन करेंगे। सारे जल्दी कीजिएगा रिजॉइन। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, इससे पहले तक हमने क्या कवर किया। उसके बाद हमारा नमाज ब्रेक के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्टेड। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें हमारे पास लेक्सिकल एनालाइज़र हमने पढ़ा था। लेक्सिकल एनालाइज़र में हमने देखा था कि हमारे पास जो है ये स्कैनर का पार्ट होता है। लेक्सिकल एनालिसिस जो है हमारे पास, या लेक्सिकल एनालाइज़र हमारे पास किसका पार्ट होता है? स्कैनर का। इसी तरीके से स्कैनर के बाद हमारा जो है पार्सर जो है वो किसका पार्ट होता है? हमारे सेकंड मॉड्यूल जिसमें हमारे पास सिंटेक्स ट्री हमारा बनता है। तो हम लेक्सिकल एनालाइज़र को इन डेप्थ फिर हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि लेक्सिकल एनालाइज़र जो है, सबसे पहले हमारा जो फ्रंट साइड था उसमें दो मॉड्यूल्स थे, एक स्कैनर था, एक पार्सर था। जो स्कैन करता था उसको हमने लेक्सिकल एनालाइज़र कहा था, और वो किस तरीके से करता था? वो इनपुट लेता था, एक सीक्वेंस लेता था आपके कैरेक्टर्स की, और उनको जो है कन्वर्ट करता था इनटू टोकन्स, मार्क करता था इनटू टोकन्स। टोकन्स हमारे पास किस तरीके से होते थे कि हमारा एक वर्ड जो है और उसकी कैटेगराइजेशन जो है, दोनों को कंबाइन करके एक हमारा टोकन बनता था। हमारा वर्ड जो है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स होंगे? हमारा ही, अगर मैं इंग्लिश के सेंटेंस की बात करूं तो इसके अंदर ही जो है, ही रोट द प्रोग्राम, ये जो अलग अलग अल्फाज हैं ये सारे वर्ड्स बन जाएंगे। और अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूं तो मेरे पास इफ़ का जो है ये वर्ड बन जाएगा। इसके बाद बी जो है वो भी मेरा वर्ड बन जाएगा, और डबल इक्वल्स टू ए बी ज़ीरो, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये सारे मेरे वर्ड्स बन जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद जो है हमने आइडेंटिफायर, इसके बाद हमने टोकन्स देखे थे। टोकन किस तरीके से बनते हैं कि आपके पास आइडेंटिफायर, आपने क्या उसको आइडेंटिफाई किया है, मतलब कैटेगरी, और उसका जो है रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या थी। तो आइडेंटिफायर्स कुछ हमने पॉपुलर टोकन्स देखे थे जो कंपाइलर्स में यूज़ होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। आपकी पूरी बेसिक प्रोग्रामिंग जो है इन चीज़ों को यूज़ करते हुए बनती है। तो इसमें आइडेंटिफायर्स का मतलब हमारे वेरिएबल्स हैं। इसके बाद हमने एक एडहॉक लेक्चर देखा था, जो कि हमें क्या करना पड़ा था। हमें हर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, अगर हमें कंपाइलर बनाना है अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए, तो हमें हर एक के लिए अपना नया नया जो लेक्सिकल एनालाइज़र था वो हमें खुद अपने हाथ से लिखना पड़ रहा था। उसका कोड जनरेट करना पड़ रहा था, उसमें कंडीशंस लगानी पड़ रही थी, इफ़ की कंडीशंस, और उसके बाद फिर हम सीक्वेंसेस को चेक कर रहे थे और नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक कर रहे थे। तो ये सारा काम जो है, हमने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए एक रिस्पेक्टिव नया एक लेक्सिकल एनालाइज़र बनाना पड़ेगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो उसमें फिर हमने क्या क्या फीचर्स देखे थे कि अपना हैंड रिटन कोड होना चाहिए। एक तो हर एक के लिए, हर एक की लैंग्वेज के जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट हो सकता है, तो हमें उसके लिए खुद नया कोड करना पड़ेगा। हमें कहीं से जो है कॉपी पेस्ट करा हुआ कोड नहीं मिल सकता। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास उसमें लोका हेड की फीचर्स होने चाहिए कि नेक्स्ट वाला कैरेक्टर मेरा कौन सा है, या मैं अगर इफ़ की कमांड लिख रहा हूँ तो मेरी इफ़ की कमांड है या वो स्ट्रिंग के अंदर इफ़ है, तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी मुश्किलात के बारे में इसने डिस्कस किया था हमने यहाँ पे। उसके बाद एक एडहॉक लेक्चर इसने जो है रिस्पेक्टिव बना के दिखाया था कि अगर मैं एक सूडो कोड की बात करूँ तो एक लेक्सिकल एनालाइज़र में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आपसे इनपुट स्ट्रिंग ले रहा था, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है जिसको हम लोका हेड कहते हैं, उसको देख के फिर वो रिस्पेक्टिव अपने फंक्शंस को कॉल करता था। हर फंक्शन उसको आइडेंटिफाई करके बताता था
के रिस्पेक्टिव जो आइडेंटिफायर मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है, जो मुझे वेरिएबल पास हुआ है, क्या वो रिस्पेक्टिव वो ही वेरिएबल है या नहीं। मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर में वो इंटीजर के नंबर है, या इंटीजर है तो नंबर के फंक्शन में वो पास आउट हुआ उसकी वैल्यू। अगर वो है तो उसको क्या करेगा, वो उस नंबर को रीड करेगा और रिटर्न करवाएगा उसकी वैल्यू रिस्पेक्टिव। इसी तरीके से हमारी स्ट्रिंग्स वगैरह को हम डिटेक्ट कर रहे थे। फिर हर एक का जो है फंक्शन के जो चेक करता था कि उसकी टाइप क्या है टोकन की, और जो है क्या डिटेल्स होंगी उसकी चेक करने के प्रोसेस में, वो सारी सूडो कोड बेस उसने एक हमने चीज़ों को देख लिया था इसके लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद फिर हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स, जिस तरीके से हमने लोका हेड का प्रॉब्लम देखा था कि जो है हम टोकन को जब रीड करना शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें जो है एट द एंड हमारा टोकन क्या बनेगा। हो सकता है उसके शुरू में आई हो, लेकिन उसके बाद आई के बाद एफ ना हो, कुछ और हो जाए, तो वो इफ़ की कमांड नहीं बनेगी, वो कुछ और बन जाएगी। तो जब हम पहला कैरेक्टर अपना रीड करते तो हमें नहीं पता होता कि हमारे पास टोकन क्या बनेगा। तो इसकी वजह से हमें हमें जो है लोका हेड के फीचर डालना पड़ रहा था, जो कि क्या करता था, आगे नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो कौन सा है वो हम देखते थे। इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स जैसे अभी मैंने डिस्कस की कि जब हम आई कोड देख रहे थे तो हमारे पास जो है हो सकता है इफ़ की कमांड भी हो, और हो सकता है कि वो मेरी स्ट्रिंग का पार्ट भी हो। तो उसी प्रॉब्लम को ये एलेबरेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर सिंगल इक्वल्स टू है तो हो सकता है कि वो असाइनिंग का ऑपरेटर हो, या हो सकता है कि उसके बाद एक और इक्वल्स टू हो और वो कंपैरेटिव का ऑपरेटर बन जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा था, हर एक, अब इसने कुछ प्रॉब्लम्स बताई कि जब आप लेक्सिकल एनालाइज़र हर एक लैंग्वेज, जब किसी लैंग्वेज के लिए बनाने जाते हो या डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए बनाने जाते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं। उसके बाद हमने जो है लेक्चर नंबर 6 स्लाइड 6 जो है उसको हमने कवर किया था। हमने कहा कि अब जो है हमें हर एक के लिए अपना नया लेक्सिकल एनालाइज़र बनाना पड़ रहा है, तो क्या इसका कोई ऑटोमेटेड तरीका है कि कोई ऐसा लेक्सिकल एनालाइज़र बन जाए या कोई एक ऐसी चीज़ बन जाए जिसके थ्रू हम क्या करें। जी, हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें। मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो है, जी बिल्कुल, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो कि जनरलाइज़ हो, हर एक लैंग्वेज के लिए जो है वो क्या हो जाए, अपने आप को अडॉप्ट कर ले। हमें बार-बार अपना कोड ना लिखना पड़े, ठीक है? तो उसके लिए हमने देखा था कि इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है रेगुलर लैंग्वेजेज़। रेगुलर लैंग्वेजेज़ में आप क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं या टोकन्स जो हैं, उनके रूल्स जो हैं वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो। फिर उनको क्या कर सकते हो आप, जो है टोकन्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि मेरे पास जो इनपुट स्ट्रिंग आ रही है उसमें वैलिड टोकन है या नहीं है, या मैंने जो टोकन जनरेट किया है वो वैलिड टोकन है या नहीं है। फिर हमने देखा था कि रेगुलर लैंग्वेजेज़ को जो अब अगर हम बनाते हैं तो वो क्या होती हैं आपके पास, दे आर एक्सप्रेशंस। इसमें कुछ एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम अपने रूल्स बताते हैं कि मेरे जो है टोकन्स के रूल ये होंगे। लेकिन एक्चुअली इसको चेक कौन करता है, इसको चेक करने वाला हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ हमारा ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, एक स्टेट मशीन बनाता है जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, अपनी इनपुट स्ट्रिंग को कंज्यूम करते हो और फिर एट द एंड आप चेक करते हो कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो फाइनल स्टेट पे एंड हुई है या मेरे पास एक नॉन फाइनल स्टेट पे एंड हुई है। उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि मेरा जो टोकन है वो वैलिड है या नहीं। तो उसके बाद फिर ऑटोमेटा की हमने थ्योरी देखी थी, ऑटोमेटा का रिवीजन हमने किया था, उसमें स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, ट्रांजिशन क्या होती है और किस तरीके से एक स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होती है और कब रिजेक्ट होती है। इस तरीके से हमारे पास जो है एक इनपुट जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से कंज्यूम होता है एक स्ट्रिंग से, और हमारे पास जो है मल्टीपल ट्रांजिशंस कैसे होती हैं। उसके बाद जो है अगर हमारे पास रिकरिंग ट्रांजिशंस है तो उसको कैसे हम देखते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो हमने फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ ऑटोमेटा की ये डिटेल्स देखी थी। उसके बाद जो है हमने लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था कि हमारे पास जो है हमारा ट्रांजिशन टेबल क्या होता है। ट्रांजिशन टेबल में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है चीज़ों को प्लॉट किया जाता है हमारे ऑटोमेटा के रिस्पेक्टिव। उसके बाद हमने एक सिमुलेटेड सूडो कोड बताया था कि एक सूडो कोड जो है एक जो है फाइनल ऑटोमेटा को जो रिप्रेजेंट करता है वो किस तरीके से दिख सकता है।
तो कुछ इस तरीके से होगा, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे थे। ये वाला पार्ट जो है आपका खुद का है, शायद आप लोगों ने ऑटोमेटा के अंदर जो है अपना खुद एक स्टेट मशीन बनाई भी होगी जिसका कोड खुद ने किया होगा इन प्रोजेक्ट। तो इसके सूडो कोड को मैं डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं क्योंकि उसी को हमें यूज़ करना है इन आर कंपाइलर्स एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास फिर हमने देखा था कि हमारे पास एक चीज़ होती है फाइनाइट ऑटोमेटा और एक चीज़ होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, वो एक ही स्टेट पे रहते हुए मल्टीपल ट्रांजिशंस ले सकता है ऑन द फॉलोइंग सिंगल इनपुट, ठीक है। और उसमें एप्सिलॉन भी जो है या ब्लैंक स्ट्रिंग जो है उसको ब्लैंक मूव्स भी अलाउड होते हैं। तो हमारे पास ब्लैंक मूव जो है उसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। हमारे पास जो है ए से बी अगर मैं चाहूँ तो मैं विदाउट एनी कंजम्पशन ऑफ इनपुट मैं ट्रांजिशन ले सकता हूँ बाय द एप्सिलॉन। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे बी के ऊपर मेरे पास मैं अगर 1 लेता हूँ तो मैं बी पर ही एंड कर सकता हूँ, या तो मैं दूसरा वाला रास्ता लेके सी पे जा सकता हूँ। तो आपके पास एक सिंगल इनपुट जो है वो मल्टीपल ट्रांजिशंस आपको दे रहा है, ठीक है, ऑन द सेम स्टेट। अच्छा, उसके बाद हमने जो है, ये तो हमने सारी चीज़ें पता हैं, डीएफए क्या होता है ये भी पता है। अच्छा, अब डीएफए के अंदर हमारे पास ख़ास बात क्या है कि वहाँ पे आपके पास डिटर्मिनिज़्म है। मतलब अगर मैं एक इनपुट स्ट्रिंग देता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, चाहे जितनी बार भी इसको मैं चला लूँ। लेकिन एनएफए के केस में ऐसा नहीं होता। वी आर नॉट श्योर कि इस बार मैं चला रहा हूँ तो इस बार जो मशीन है वो उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी श्योरिटी कैसे आती है, उसकी श्योरिटी इस तरीके से आती है कि आपके पास जो है एक एक ट्रांजिशन पे एक ही अल्फ़ाबेट कंज्यूम हो रहा होता है, उसके मल्टीपल पाथ्स नहीं होते। तो हमने कहा कि क्यों ना यार, हमारे पास जब हम ऐसी चीज़ों को बना रहे हैं जो कि मुश्किल चीज़ें हैं, जिसमें लेक्सिकल एनालाइज़र हमें बनाना है, तो हम इसको एनएफए से पहले जो है क्यों ना डीएफए को प्रेफर किया जाए, क्योंकि डीएफए में आपके पास डिटर्मिनिज्म है कि हाँ श्योरली मेरे पास जो स्ट्रिंग है हर बार मेरे पास सेम रिजल्ट जनरेट करेगी। लेकिन एनएफए के केस में ऐसा नहीं था। और डीएफए जो है आपके पास आसान होते हैं इम्प्लीमेंट करना बाय रिस्पेक्ट टू एनएफए। उसके बाद हमने जो है देखा था कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन से हम एक एनएफए कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास थॉमसन रूल्स जो है, थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल जो है वो ये कहता था कि आप क्या करो, अपने जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को पहले पार्ट्स में बनाओ, एक पार्ट दूसरा पार्ट, और फिर उनको कंबाइन कर दो बाय द एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो ये हमारे पास अगर रेगुलर एक्सप्रेशन देखूँ ए बी तो उसका जो है ये मेरे पास एनएफए बन जाता है। इसी तरीके से जो है मेरे पास ये ए और बी का मेरे पास जो है एनएफए बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ए स्टार होगा तो उसका क्या करेंगे, पहले ए बनाएंगे, फिर उसके बाद पॉसिबल केसेस और फिर एप्सिलॉन से उनको कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से मेरे पास ए ए बी प्लस बी और सी और होल स्टार जो है उसका कुछ इस तरीके से बनेगा पार्ट वाइज, और फिर हमने जो उसको एप्सिलॉन से जोड़ दिया। तो हमारे पास यहाँ तक हमने जो है अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन और एनएफए वगैरह को हमने देखा था। अब इसके आगे हम देखेंगे कि हम एनएफए को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एक डीएफए में। हमने सबसे पहले देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू हम लेक्सिकल एनालाइजर आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि रेगुलर एक्सप्रेशन तो जो है एक नोटेशन है, इसकी एक्चुअल मशीन या इसका एक्चुअल कोड कैसे किया जाए, तो हमने देखा कि उसका कोड जो है एनएफए में कर सकते हैं। फिर एनएफए में हमने देखा कि यार एनएफए तो जो है उसको कोड करना मुश्किल है, क्या हम इसका डीएफए बना सकते हैं। तो अब हम जो देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि एक एनएफए को किस तरीके से डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे अजान हो रही है तो जो है हम 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह एट 6:40 वी विल रीजॉइन। हमारा नमाज ब्रेक जो है अभी हम फ़िलहाल नमाज ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 15 मिनट के बाद हम जो है रीजॉइन करेंगे। तो एट 6:40 वी विल रीजॉइन।
जी क्लास सारे आ चुके हैं। सिर्फ 2 बच्चे आए, बाकी बच्चे कहाँ हैं? 4। बेटा जो जो आ चुके हो मैसेज करके बता दो तो हम स्टार्ट कर सकें। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। आधे बच्चे अभी भी जो है नहीं आए। 8 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया है। क्लास में हमारे पास जो है 15 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया है। 3-4 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन जो है दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में से जो स्टूडेंट्स हैं सुबह में ट्यूसडे वाले दिन, ट्यूसडे को सुबह में कितने बच्चों की क्लास होती है? ट्यूसडे सुबह को कितने बच्चों की क्लास होती है? किसी की नहीं होती। तो हम सुबह में अगर सेशन रख लें तो विल इट बी फाइन फॉर यू गाइस? हाँ यार, प्रॉब्लम ये भी है कि अब तो मे भी हमारे पास जो है फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलो यही टाइम रहना दो। दिस टाइम इज फाइन। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई जो है इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है। अच्छा resume share। अच्छा मिड्स तक उन्होंने कहा ऑनलाइन रहेगा। चलो अच्छा है, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके ठीक है, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? स्लाइड्स भी विजिबल है? स्लाइड विजिबल है NFA टू DFA की? ओके यस सर।
हाँ जनाब, ठीक है। हमने जो देखा था अभी तक बेटा, उसमें ये था कि हमें जो है लेक्सिकल एनालाइजर बनाना था हर एक लैंग्वेज के लिए। अगर हम अपना लेक्सिकल एनालाइजर बनाने बैठे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उसमें ज़ाया होंगी। तो सिंपल सोल्यूशन था कि हम एक ऐसा कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस देखें जिसमें हमारे पास हम क्या करें, हम रूल्स को डिफ़ाइन करें और वो ऑटोमेटिकली उसका क्या जनरेट करके दे दे, हमारे पास जो है वैलिडेटर जनरेट करके दे दे, जो कि चेक करेगा कि मेरे पास जो टोकन आया है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक ऐसा टूल जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, कि जिसमें हम अपने टोकन्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, और वो जो है हमें वैलिडेट करके बता देते हैं कि हमारे पास जो हमारा टोकन है वो वैलिड है या नहीं है। तो हमने देखा था कि उस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो मशीन है उसको हम क्या कहते हैं, एनएफए। एनएफए में हमने देखा था कि उसमें नॉन डिटर्मिनिज्म होता है। नॉन डिटर्मिनिज्म मतलब हमारे पास एक ही स्ट्रिंग पे कभी जो है ना वो एक्सेप्ट कर रही होगी, कभी उसको रिजेक्ट कर रही होगी। तो वी आर नॉट श्योर कि हमारे पास जो है सेम रूट हमेशा ट्रांजिशंस को फॉलो हो इन एनएफए। तो उससे फिर हमने हट के चीज़ों को देखा कि डीएफए में क्या इसमें हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटी है, आसानी है, फीजिबिलिटी है। तो वहाँ पे आपके पास डिटर्मिनिज्म था। डिटर्मिनिज्म मतलब जब आप एक इनपुट स्ट्रिंग उसको दोगे तो हमेशा जितनी बार भी उसको उसको चलाओगे तो वो हमेशा क्या करेगा, सेम स्टेट के ऊपर एंड करेगा। तो दिस इज डिटर्मिनिज्म। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को एज अ टूल जो है सेलेक्ट किया था फॉर हमारे लेक्सिकल एनालाइजर। प्रॉब्लम क्या थी कि उससे आप एनएफए बना सकते थे। आपने रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है एनएफए बनाया था। अब उस एनएफए को, जो कि एप्सिलॉन एनएफए है, थॉमसन रूल की वजह से उसको डीएफए में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब डीएफए में कन्वर्ट क्यों करें, डीएफए को इसलिए कन्वर्ट करें क्योंकि एक तो वो डिटर्मिनिस्टिक है, दूसरा जो है उसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। तो अभी जो हम प्रोसेस देखेंगे वो आपके पास क्या है। अच्छा, सबसेट कंस्ट्रक्शन, एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई। दिस पार्ट जो है सबसेट कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास उसके थ्रू हम इस एल्गोरिथम के थ्रू हम जो है एक एनएफए को, जो कि एप्सिलॉन एनएफए होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डीएफए। तो हमारे पास सपोज करें कि हमारा जो है एक डीएफए जो कि ये है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास गिवन एक डीएफए होगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये डीएफए जो है एक रेगुलर एक्सप्रेशन का है, जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए और बी होल स्टार और ए बी बी, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि ए डबल बी के ऊपर एंड हो। उसको थॉमसन रूल के थ्रू बनाया हुआ है, तो उसमें एप्सिलॉन्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है एक एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस सबसेट कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एप्सिलॉन क्लोजर ले लो। एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, एप्सिलॉन क्लोजर ये होता है कि आप किसी स्टेट पे खड़े हुए हैं, सपोज करें जीरो स्टेट के ऊपर। अब उससे मैं जो है एप्सिलॉन ले लेके कहाँ किस किस स्टेट तक रीच कर सकता हूँ, वो सारी स्टेट्स एक सेट बन जाएगा। तो सेट को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, अगर मैं एक स्टेट पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं उस स्टेट से विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट लिए बगैर सिर्फ एप्सिलॉन लेते हुए कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो वो सारी स्टेट्स जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वो मेरी क्या होंगी, एप्सिलॉन क्लोजर का सेट बन जाएंगी। जी बेटा, मीटिंग ऑफ होने वाली है तो कोई बात नहीं, दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे करना है इस प्रोसेस को, आपका स्टेप नंबर 1 होगा, दैट इज आपने जो आपकी स्टार्ट स्टेट होती है, हमारे केस में जो हमें डीएफए दिख रहा है उसमें स्टार्ट स्टेट कौन सी है, ज़ीरो। तो जो हमारी ज़ीरो स्टेट है उसको हम क्या करेंगे, एक पहला सेट